नमस्कार। स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक दौर वो भी था जब हरेक स्थानीय राजनीतिक उथल पुथल के लिए यह कहा जाता था कि इसमें विदेशी शक्तियों का हाथ है। वो दौर बीत गया। विदेशी शक्तियों की जो थ्योरी थी वो किनारे लग गई, लेकिन भेड़िया आया की जो बात पहले की जाती थी अब वो हमारे सामने नजर आ रही है। खासकर 2014 से जब से मोदी की सरकार आई है, कई ऐसे दबाव समूह हैं विश्व भर में जिनके अपने अपने हित हैं, उनको ये सत्ता रास नहीं आ रही है और इसीलिए उनकी तरफ से चौतरफा हमले भी बढ़ गए हैं। यह अलग बात है कि उनको अलग अलग तरीके से परिभाषित किया जाता है और ये कहा जाता है कि ये दरअसल भारत पर हमला नहीं है, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था पर हमला है जिसको लोकतांत्रिक तो कहा जाता है, लेकिन जिसका मुखिया लोकतांत्रिक नहीं है। ऐसे कई तरीके के हमले पिछले कुछ दिनों में हमने देखे हैं, जिनका राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक महत्व बहुत ही अहम है। पिछले कुछ दिनों में ऐसे 3 हमले भारत पर हुए हैं। ये तीनों हमले एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये 3 हमले हैं हिंडनबर्ग रिपोर्ट जो अडानी ग्रुप के खिलाफ थी, दूसरा हमला बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री जिसमें 2002 के गुजरात दंगों को लेकर भ्रम फैलाने की साजिश की गई, और तीसरा हमला जॉर्ज सोरोस का बयान जिसमें उसने कहा कि भारत में लोकतंत्र है लेकिन नरेंद्र मोदी लोकतांत्रिक नहीं है। क्या है एक के बाद एक होने वाले इन हमलों का मतलब, इसी को हम आज समझने की कोशिश करेंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इन तीनों के तार कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे जॉर्ज सोरोस की। पहले संक्षेप में ये जान लीजिए कि जॉर्ज सोरोस कौन है। जॉर्ज सोरोस अमेरिकी अरबपति है। जॉर्ज सोरोस का जन्म 1930 में हंगरी के बुडापेस्ट में एक यहूदी परिवार में हुआ था। जब वो 9 साल के थे तभी द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। इस वक्त हंगरी में यहूदियों को खोज खोज कर मारा जा रहा था। सोरोस के परिवार ने इस नरसंहार से बचने के लिए झूठी आईडी बनवा ली। 1947 में सोरोस अपने परिवार के साथ बुडापेस्ट से लंदन आ गए। यहाँ पेट भरने के लिए उन्होंने कुली और वेटर तक का काम भी किया। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई पूरी करने के बाद जॉर्ज सोरोस 1956 में लंदन से अमेरिका आ गए। 1973 में सोरोस फंड मैनेजमेंट के नाम से कंपनी बनाई। इसके बाद अमेरिकी शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। सोरोस की कमाई का यही मुख्य जरिया है। तो अब बात करते हैं कि जॉर्ज सोरोस ने क्या कहा कि बवाल मच गया। India is an interesting case. It's a democracy, but its leader Narendra Modi is no Democrat. जॉर्ज सोरोस ने म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन नरेंद्र मोदी लोकतांत्रिक नहीं है। सोरोस ने यह भी कहा कि मोदी की लोकप्रियता मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की वजह से बढ़ी है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए सोरोस ने कहा कि क्वाड में ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका भी शामिल है, लेकिन भारत किसी की भी परवाह नहीं करते हुए रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट का हवाला देते हुए सोरोस ने कहा कि मोदी और अडानी सहयोगी हैं और इस रिपोर्ट के बाद संघीय सरकार पर मोदी की पकड़ कमजोर हो जाएगी और आखिर में भारत में एक लोकतांत्रिक परिवर्तन होगा। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जॉर्ज सोरोस को उनके बयान पर धो डाला। I could take a view that the individual in question, Mr. Soros, is a old, rich, opinionated person sitting in New York who still thinks that his views should determine how the entire world works. Now, if I could only stop at old, rich and opinionated, I would put it away. But he is old, rich, opinionated and dangerous. जॉर्ज सोरोस के इन बयानों के पीछे का छुपा एजेंडा जितना राजनीतिक है उतना ही आर्थिक भी है। सोरोस की पूरी कहानी बताती है कि उसकी नजर सिर्फ और सिर्फ पैसों पर रहती है और जिस देश ने उसको शरण दिया, जहां उसने पढ़ना और पैसे कमाना सीखा, उसी की थाली में छेद कर एक ही दिन में अरबों डॉलर की कमाई कर डाली। साल था 1992। इंग्लैंड की आर्थिक तस्वीर अच्छी नहीं थी। इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ था और यूरोपियन एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म पर बात चल रही थी। सोरोस को इस बात की जानकारी थी कि जिस रेट पर ब्रिटेन को इसमें शामिल किया जा रहा था वो काफी ऊंचा था। अपने पॉलिटिकल कनेक्शन से सोरोस को पता चल गया कि ब्रिटेन सरकार इस मामले में क्या कदम उठाने जा रही है। इसका फायदा उठाते हुए सोरोस ने एक दिन में 10 बिलियन पाउंड की शॉर्ट सेलिंग कर दी। इस डील से सोरोस को एक दिन में 1 बिलियन पाउंड का फायदा हुआ। इसी के बाद सोरोस को कहा जाने लगा द मैन हु ब्रोक द बैंक ऑफ इंग्लैंड। उसके ठीक 4 साल बाद यानी 1996 में जॉर्ज सोरोस ने
यही खेल फिनलैंड में भी खेलने की कोशिश की। इन बैंक ऑफ फिनलैंड और वहां की सरकार ने कहा कि सोरोस की साजिश यहां नहीं चलने दी जाएगी। इसके ठीक एक साल बाद 1997 में थाईलैंड और मलेशिया के आर्थिक संकट के लिए भी सोरोस को ही जिम्मेदार माना जाता है। तब मलेशिया के प्रधानमंत्री महाथिर मोहम्मद ने इस संकट के लिए सोरोस को निशाने पर लिया था। सोरोस की फंड मैनेजमेंट कंपनी ने थाईलैंड की करेंसी बाहात और मलेशिया के रिंगिट की शॉर्ट सेलिंग से अरबों डॉलर कमाए थे। 2013 में सोरोस ने इसी शॉर्ट सेलिंग की मदद से जापानी येन के गिरने पर ढेर सारे पैसे चंद घंटों में बना लिए। आपको बता दें कि शॉर्ट सेलिंग को कई देशों में वैधानिक दर्जा मिला हुआ है, यानी ये कोई अपराध नहीं है। तो फिर हम जॉर्ज सोरोस को कटघरे में क्यों खड़ा कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब मिलता है अमेरिकी अर्थशास्त्री पॉल क्रुगमैन के बयान से। क्रुगमैन ने 1999 में कहा था कि बिजनेस मैगजीन पढ़ने वालों को उन इन्वेस्टर्स के बारे में पता है जो आर्थिक संकट की उम्मीद में पैसे लगाते हैं और कई बार इन आर्थिक संकट को जन्म देने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं। दरअसल क्रुगमैन का सीधा इशारा जॉर्ज सोरोस की तरफ था। तो यहां तक आकर आप समझ गए होंगे कि क्यों सोरोस हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आधार पर मोदी और अडानी को जोड़ रहे हैं। क्यों सोरोस का कहना है कि सरकार पर मोदी की पकड़ कमजोर हो जाएगी। दरअसल सोरोस चाहते हैं कि भारत में भी आर्थिक संकट का हवा खड़ा किया जाए। भारत का शेयर बाजार अभी उछाल पर है। ऐसे में अगर आर्थिक संकट की हवा उड़ा दी जाए तो शॉर्ट सेलिंग के जरिए एक ही दिन में अरबों खरबों की कमाई की जा सकती है। जैसा कि हिंडनबर्ग ने अडानी की रिपोर्ट प्रकाशित करने से पहले उसके शेयरों की शॉर्ट सेलिंग कर करोड़ों डॉलर कमा लिए। हिंडनबर्ग और सोरोस में फर्क सिर्फ इतना है कि हिंडनबर्ग कंपनियों पर हमला करता है, जबकि सोरोस की पसंद बड़ी मछलियां हैं, यानी सरकारें। तो फिर भारत पर हमला करने के लिए मोदी पर हमले से अच्छा हथियार क्या हो सकता है? क्योंकि मोदी की आर्थिक नीतियों की वजह से भारत का शेयर सूचकांक आसमान पर पहुंचा हुआ है। मोदी कमजोर यानी भारतीय शेयर बाजार कमजोर और शॉर्ट सेलिंग का भरपूर मौका। मोदी को कमजोर करने के लिए सोरोस ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को भी पूरा समर्थन दिया। इस तस्वीर में राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा शख्स सलिल शेट्टी है, जो सोरोस की संस्था ओपन सोसाइटी फाउंडेशन का वाइस प्रेसिडेंट है। सोरोस की रुचि राजनीति में भी रही है और वो सरकारों को गिराने की कोशिश अक्सर करता रहता है। अमेरिका में 2004 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में जॉर्ज बुश को हराने के लिए सोरोस ने 125 करोड़ रुपए खर्च किए। हालांकि जॉर्ज बुश वो चुनाव जीत गए थे। जो बाइडेन को जिताने और ट्रंप को हराने के लिए भी सोरोस ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। यही वजह है कि जॉर्ज सोरोस के बेटे एलेक्स सोरोस की सीधी पहुंच व्हाइट हाउस तक है। दरअसल सोरोस को राष्ट्रवादी सरकारें पसंद नहीं आती है, क्योंकि यहाँ उसकी चल नहीं पाती है। ये राष्ट्रवादी सरकारें कई जगह निरंकुश है तो कई जगह लोकतांत्रिक, लेकिन सोरोस को इससे मतलब नहीं है। लोकतांत्रिक आंदोलनों के नाम पर ये उन देशों के टुकड़े टुकड़े गैंग्स की फंडिंग करता है। हंगरी, टर्की, सर्बिया और म्यांमार में होने वाले सरकार विरोधी आंदोलनों को सोरोस ने खूब हवा दी थी। सोरोस के निशाने पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी रहते हैं। सोरोस की ऐसी ही हरकतों की वजह से उसे उसके देश हंगरी की सरकारें उससे नफरत करती है। 2012 में उसे हंगरी की सरकार ने एनिमी ऑफ द स्टेट कहा था, यानी देश का दुश्मन। 2018 के चुनाव में भी हंगरी की सरकार ने सोरोस के बड़े बड़े पोस्टर लगवाए थे और आरोप लगाया था कि वो वहां रिफ्यूजी संकट पैदा कर रहा है। तो ये है सोरोस और उसकी साजिश की पूरी कहानी। अब ये कहानी किस तरीके से जुड़ रही है हिंडनबर्ग रिपोर्ट से आप समझ गए होंगे।